आज हम लोग चैप्टर 12 शिक्षा पढ़ना है। गुड आफ्टरनून। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, समाज को संतुलित, व्यवस्थित और नीति पूर्वक चलाने के लिए समाज के जीवों को, मनुष्यों को 4 वर्णों में विभक्त किया गया है ताकि सभी अपना कार्य सुचारू रूप से करें और अपने दायित्वों को निभाएं। तो वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक तथा व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर 2 प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया गया। ये व्यवस्थाएं वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है। इनमें से प्रथम का संबंध मनुष्य की सामाजिक उन्नति से है और दूसरी का व्यक्तिगत उन्नति से है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण व्यवस्था, ये मनुष्य का सामाजिक उन्नति से संबंध है। इसका संबंध सामाजिक उन्नति से है और इस दूसरे का संबंध व्यक्तिगत उन्नति से है। तो वर्ण 4 है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो समाज को 4 वर्गों में विभक्त किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सभी के लिए कार्य निश्चित कर दिया गया कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है और आपको ये कार्य करना है। तो सबों के लिए निश्चित कार्य व्यवस्थित कर दिया गया। तो वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभावानुसार होती है, जन्म से नहीं। तो जन्म से वर्ण नहीं तय किया जाता, बल्कि गुण और कर्म के आधार पर वर्ण is a Sanskrit word with several meanings, including वर्ण के बहुत सारे अर्थ हैं। तो कौन कौन से हैं? इंक्लूडिंग टाइप मतलब प्रकार, ऑर्डर, कलर और क्लास मतलब जाति। समझ गए? तो वर्ण के कई अर्थ हैं। वर्ण, a Sanskrit word with several meanings, including type, order, color और class. It was used to refer to social classes in Hindu texts. It was classified that the society had, in principle, 4 varnas. तो पहले से हिंदू टेक्स्ट हमारा कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, भगवत गीता, सब में वर्ण के बारे में बताया गया है, वर्ण की व्याख्या की गई है। तो वर्ण हो गया यहाँ पर समाज का वर्ग, जो ऑर्डर इंग्लिश में बोलेंगे, ऑर्डर, हायरार्की बोलेंगे। तो ये हो गया वर्ण। हाँ, प्रकार भी हो सकता है। लोगों को समाज में विभक्त कर दिया गया। तो संस्कार, तो कोई भी जो है वर्ण जन्म से नहीं होता है, बल्कि उसके गुण और कर्म तथा स्वभाव के अनुसार ही उसका वर्ण होता है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार और विद्या से द्विज बन जाते हैं। तो जन्म से हम सभी शूद्र हैं, परंतु संस्कार और विद्या से हम द्विज बनते हैं। तो जब तक हमें संस्कार और विद्या नहीं आती है, तब तक हम क्या है? शूद्र ही हैं। हम लोग ज्ञान बांटते हैं। हम शिक्षक वर्ग ब्राह्मण वर्ण में आएंगे, क्योंकि हम लोग ज्ञान देते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं, दिशा देते हैं, सन्मार्ग की ओर ले चलते हैं। तो हम ब्राह्मण वर्ण में आए। समझ गए? तो यही है कि हमारा कार्य जिस तरह से विभाजित किया गया है,
उसको उसी वर्ण में डाल दिया गया है। तो हम उस वर्ग में आ गए, ब्राह्मण वर्ग में आ गए, क्योंकि हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, अपने स्तर से हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको दिशा दे रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं, प्रकाशमान कर रहे हैं। तो ये देख लो, ये एक छोटा सा उदाहरण है। तो अब हम देखें, द्विज किसे कहते हैं? जब दूसरा जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। संस्कार आदि के द्वारा, विद्या आदि के द्वारा जब हम दूसरा जन्म होता है तब उसे द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ है दूसरी बार जन्म लेना। पहला जन्म माता पिता से होता है और दूसरा जन्म गुरु तथा विद्या से होता है। इसमें विद्या माता होती है और गुरु पिता होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, शक्ति एवं कौशल को स्वार्थ के लिए न लगाकर पूरे समाज के हित में लगाने का व्रत लेते हैं, वे ही सच्चे मनुष्य होते हैं। वर्ण विभाजन जन्म से नहीं, अपितु गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 रूपों में होता है। गीता में भी कहा गया, अब देखो गीता में भी कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्थात अब गीता में कौन बोलता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा 4 वर्ण सृजित किया गया है, सृजन किया गया है और गुण कर्म के विभाग पर आधारित है। और वह वर्ण जो है वह गुण और कर्म के विभाग पर आधारित है। जो द्विज नहीं बन पाते वे शूद्र रह जाते हैं। अर्थात जिनमें संस्कार नहीं आ पाता, जो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वे क्या होते हैं? वे शूद्र ही रह जाते हैं। वे केवल मोटा काम करने के योग्य रहते हैं। यदि सारे समाज को शरीर की तरह से मान लिया जाए, यदि सारे समाज को शरीर की तरह मान लिया जाए तो उसमें ब्राह्मणों का स्थान मुख्य है। पेज नंबर 47 या अब हम 48 पर आ गए हैं। नैतिक शिक्षा है, वर्ण व्यवस्था है और हम पृष्ठ संख्या 48 पर है। और इसके एकदम आप ऊपर में देखिए कि समाज को एक शरीर का रूप दिया गया है। ठीक है, यदि सारे समाज को शरीर की तरह मान लिया जाए तो उसमें ब्राह्मणों का स्थान मुख का है, क्षत्रिय उस शरीर के बाहु है, वैश्य उरु अर्थात मध्य भाग है और शूद्र पैर है। यही बात वेद में कही गई है। तो मुख हो गया ब्राह्मण, बाहु क्षत्रिय, पेट हो गया वैश्य और पैर हो गया शूद्र। तो हम ये भी पढ़ सकते हैं जानने इसको कि ब्राह्मण स्व वैद्य, वैद्य मतलब जो वेद को जानने वाला होता है। ब्राह्मण स्व वैद्य, वैदिक स्कॉलर्स, प्रीस्ट्स एंड टीचर्स। वैद्य उसे कहते हैं जो कि वेद का जानकार होता है। अभी वैद्य हम रोग का उपचार करने वालों के बारे में कहते हैं कि वो वैद्य हैं, लेकिन वैद्य हुआ जो कि वेद का ज्ञाता है, वो वैद्य है। वैदिक स्कॉलर्स, प्रीस्ट एंड टीचर वे ब्राह्मण। क्षत्रियास, क्षत्रियास वे रूलर्स, वॉरियर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। वैश्यास, वैश्य वे एग्रीकल्चरिस्ट एंड मर्चेंट्स। वैश्य कौन थे? एग्रीकल्चरिस्ट एंड मर्चेंट्स, व्यापारी वर्ग। एंड शूद्रास, शूद्रास वे लेबरर्स एंड सर्विस provider. Shudras were service providers and laborers. The Varna system is discussed in the Vedas and understood as idealized human. The concept is generally traced to the Purush Sukta verse of Rig Veda. पुरुष सूक्त में के ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन आया है। ठीक है, अब गीता में भी सोच लो इसका वर्णन आया है।
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा 4 वर्णों का निर्माण किया गया है। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी यह कहा गया है कि 4 वर्ण होते हैं समाज में व्यक्ति के। अब देखो, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां मुख भाग में स्थित है, कानों से हम सुनते हैं, त्वचा से सर्दी गर्मी कोमल कठोर चिकना खुरदुरा आदि स्पर्श करते हैं, आंखों से सफेद रंगीन ऊंचा नीचा बड़ा छोटा सीधा टेढ़ा आदि देखते हैं, रसना से मीठा खट्टा चटपटा आदि सभी रसों का अनुभव करते हैं, नासिका से सुगंध दुर्गंध आदि का अनुभव करते हैं, पर मुख का यह भाग जो कुछ सुनता है, छूता है, देखता है, चखता है या सूंघता है, क्या केवल मुख के लिए है? उसका लाभ वह सारे शरीर को देता है। उसी प्रकार समाज में जो लोग ज्ञान प्रदान है, जो ज्ञान अर्जित करते हैं, वे अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे समाज को ज्ञानवान करते हैं, ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। तो वो सिर्फ अपने हित के लिए नहीं होता है, वह समाज के हित में कार्य करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ कहे जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान अर्जन का कार्य उनका है, ब्राह्मण का, और ज्ञान को बांटना, ज्ञान के प्रकाश को प्रसारित करना, इसलिए उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। ज्ञान पाने के लिए तपस्या और साधना करनी पड़ती है। इस प्रकार ब्राह्मण लोग तपस्वी और साधक होते हैं। ठीक है। और ज्ञान पाने के लिए तपस्या और साधना करनी पड़ती है। इस प्रकार ब्राह्मण लोग तपस्वी और साधक होते हैं। सारे शरीर को हम कीमती वस्त्रों से, जुराब जूतों से सजा कर रखते हैं, परंतु हमारा मुख का भाग जो है वो नग्न रहता है और वह सब कुछ सहता है, सर्दी गर्मी धूप छांव सब कुछ यह मुख सहता है। तो ब्राह्मण को भी समाज में सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वह दिया जाता था। क्षत्रियों को समाज का बाहुओं का स्थान प्राप्त है। क्षत्रियों को समाज का बाहुओं का स्थान प्राप्त है। बाहु शरीर की रक्षा करते हैं। सिर से पांव तक शरीर में कोई स्थान ऐसा नहीं जहां रक्षार्थ हमारी बाहुएं नहीं पहुंचती। सिर पर पड़ने वाले पत्थर को हाथ ही रोकते हैं और पैर में लगे कांटे को भी वे ही निकालते हैं। शरीर पर पड़ने वाली लाठियों की चोट को भी वे तब तक रोकते हैं जब तक स्वयं टूट नहीं जाते। इस प्रकार समाज में शक्ति संपन्न ऐसे लोग जो अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थ के लिए न करके पूरे समाज के हित में करते हैं, वे क्षत्रिय होते हैं। तो क्षत्रियों का क्या कार्य है बताइए? दूसरों की रक्षा करना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रक्षा करना, समाज की रक्षा करना किससे? शत्रुओं से। तो मैं नाम ले रही हूँ, कौन कौन बच्चे हैं? अभिषेक कुमार, अदिति प्रिया, आदित्य कुमार, आदित्य प्रकाश, आलोक कुमार, अनुप्रिया कुमारी, आरुषि राज, आर्या, आशुतोष कुमार, दीपा कुमारी, धीरज कुमार, कौस्तुभ, केशव कृष्णन, मुस्कान, पीयूष राज, पीयूष राज in section H also, प्रियांशु कुमार, रमन, मधुमती, रोनित राज, रुद्र कुमार, सलोनी कुमारी, शालिन संभव, सांभवी सिन्हा, शिवराज कुमार, श्रेया, शुभ्रा सिंह, तमन्ना कुमारी and दीप शिखा. Today no Yashvi. Yashvi is not there in the class. Okay. तो क्षत्रियों का कार्य क्या है? क्षत्रियों का कार्य क्या है? हाँ, समाज की रक्षा करना।
अब ब्राह्मण का क्या काम है? ब्राह्मण का क्या कार्य है? वेरी गुड, समाज को ज्ञान देना, अपने द्वारा ज्ञान अर्जन करके पूरे समाज को ज्ञानवान करना उसका कार्य है। सही गलत में अंतर बताना, जहां पर हो अपना सुझाव देना। राजपुरोहित कुल पुरोहित हुआ करते थे, वो राजा को सही सुझाव देते थे, सही सलाह देते थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। वैश्य, वैश्य इस समाज के उरु है। उरु अर्थात पेट, पेट और कमर इसी भाग के अंतर्गत है। शरीर का यह भाग अन्न जल वायु ग्रहण करता है और उन्हें रस और जीवन शक्ति बनाकर रुधिर के द्वारा शरीर में पहुंचाता है। रुधिर मतलब ब्लड, ब्लड रुधिर के द्वारा सारे शरीर में पहुंचाता है। इसी प्रकार सारे समाज को सुखी समृद्ध बनाने का जिन्होंने व्रत लिया है वे वैश्य हैं। कृषि व्यापार तथा कला कौशल के माध्यम से वे समाज को संपन्न बनाने का संकल्प लेते हैं। यह व्रत लेते हैं कि समाज का कोई भी सदस्य भूखा नंगा और आवासहीन न रहे। सबको रोटी कपड़ा और मकान देने का दायित्व इस वैश्य वर्ण का है। वैश्य वर्ण का दायित्व क्या है? वैश्य वर्ण का दायित्व है रोटी कपड़ा और मकान देना। ठीक है, आगे हम लोग देखें। अब देखें, शूद्र समाज के पैर हैं। पैरों की ही पूजा की जाती है। उन्नत समाज में शूद्रों की खुशहाली का ध्यान अधिक रखा जाता है। पैर सारे शरीर का बोझ उठाते हैं, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। वे गड्ढे में भी गिरा सकते हैं और पर्वत के शिखर पर भी वे जा सकते हैं। मस्तिष्क के नियंत्रण में रहने वाले पैर कभी पतन का कारण नहीं बनेंगे। अतः सिर पैरों में झुककर बड़ों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। उपनिषद में शूद्र वर्ण को पालक कहा गया। उपनिषद में शूद्र वर्ण को क्या कहा गया है? पालक। वेरी गुड। माँ और पृथ्वी, अच्छा उसके बाद उपनिषद में शूद्र वर्ण को पालक कहा गया है। पृथ्वी पालक है, माता पालन करती है, उन्हें भी शूद्र कहा गया है। माँ और पृथ्वी का अनादर कौन कर सकता है? शूद्र का अर्थ है सेवा। बहुत उच्च स्थान है शूद्र का भी। देखो, माता का दर्जा दिया गया है शूद्र को, क्योंकि शूद्र ही पालते हैं, पालक है, सेवा करते हैं। बिना सेवा के किसी का भी जीवन नहीं चल सकता। आज किसी भी समाज में प्रतिष्ठित स्थिति रखने तथा उन्नति स्थिर बनाने में शूद्रों का महत्व सर्वाधिक होता है। उनके इसी महत्व का ध्यान रखकर समाज की ओर से शूद्रों को रोटी कपड़ा मकान आदि मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता में सर्वथा मुक्ति दी गई थी। सेवा का ऋण कृतज्ञता से ही उतारा जा सकता है। हम सेवा का तो ऋण नहीं उतार सकते हैं, परंतु बाय पेइंग ग्रेटिट्यूड वी कैन ओवरकम विद दिस डेट। we cannot be free, but we can lessen by paying the gratitude। आप किसी के प्रति आभार व्यक्त कीजिए कि हाँ, तुमने मुझे इतनी मदद की, तुमने मुझे मेरा ख्याल रखा। ये चार वर्ण प्रत्येक देश और समाज के लिए आवश्यक है। इनके बिना राष्ट्र की सुव्यवस्था हो ही नहीं सकती। आधुनिक भाषा में इनका नामकरण इस प्रकार किया जा सकता है। ये चारों का नामकरण किया जा सकता है। देखो, शिक्षक, रक्षक, पालक, पोषक और सेवक। शिक्षक हो गए ब्राह्मण, रक्षक हो गए क्षत्रिय, पोषक हो गए वैश्य और सेवक हो गए
शूद्र, वे शूद्र हो गए। अब हम कर्मचारियों की आज के आधुनिक युग में देखो, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में आवाज बहुत आ रही है। किसके मोबाइल से आवाज आ रही है, मैं देखूं जरा। वो लेफ्ट कर गया। ओके ओके ओके। तो जन्म कर्मचारियों के, अब आज के आधुनिक युग में वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग देखें। कर्मचारियों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी वर्ण व्यवस्था का ही आधुनिक रूप है। ये श्रेणियां जन्म के आधार पर नहीं, गुण, कर्म, स्वभाव अर्थात मेरिट के आधार पर बनती है। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था भी मेरिट पर आधारित थी। जन्म से जो जातियां आज भारत में है, वे राजनीतिक गुट बनने लगे हैं। तो ये हमें उतना पढ़ना आवश्यक नहीं है। आगे हम देखें, जन्म के मेरिट हो गया प्रबुद्धता मेरिट हो गया कि मेरिट के, जैसे कि प्रबुद्धता ही कह लोगी उसको, मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर जो अधिक नंबर लाया उसे अधिक, जो कि उत्तीर्ण होता जाता है, उत्तीर्ण जो हुआ, तो हम किसी भी परीक्षा को पास करते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, तो अपने मेरिट के आधार पर। तो मेरिट उसी को कहते हैं, योग्यता को कहते हैं मेरिट। तो कर्मचारियों की प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी वर्ण व्यवस्था का ही आधुनिक रूप है। ये श्रेणियां जन्म के आधार पर नहीं, गुण, कर्म, स्वभाव अर्थात मेरिट के आधार पर बनती हैं। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था भी मेरिट पर आधारित थी। जन्म से जो जातियां आज भारत में है, वे राजनीतिक गुट बनने लगे हैं। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने जन्म जात जाति का विरोध किया था। जन्म जात जाति तो मनुष्य है, मानव समाज में व्यवस्था तो वर्ण अर्थात काम से होती है। अपने गुण, कर्म, स्वभाव अर्थात मेरिट और शिक्षा और काम से ही बड़ा छोटा होता है, किंतु फिर भी भारत माता की ओर, धरती माता की संतान के रूप में तो हम सभी बराबर हैं, सब नागरिक हैं। ठीक है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखें। क्वेश्चन आंसर, पहला है, चारों वर्णों में ब्राह्मण को समाज रूपी शरीर का मुख क्यों बताया गया है? हाँ हाँ। देखो मैंने इसको लिखा है आंसर में। तो चारों वर्णों में ब्राह्मण को समाज रूपी शरीर का मुख क्यों बताया गया है? मुख से जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे सारे शरीर को लाभ होता है। उसी प्रकार ब्राह्मण तप द्वारा ज्ञान अर्जन करता है तथा उससे पूरे समाज को लाभ होता है, तथा समस्त समाज ज्ञान रूपी प्रकाश से चमक उठता है। इसलिए चारों वर्णों में ब्राह्मण को समाज रूपी शरीर का मुख बताया गया है।
अब दूसरा है, सभी वर्णों के भरण पोषण का दायित्व किस वर्ण पर है और इस वर्ण के लोग उस दायित्व का निर्वाह किस रूप में करते हैं? तो इसका उत्तर है, सभी वर्णों के भरण पोषण का दायित्व वैश्य वर्ण पर है। कृषि, व्यापार तथा कला कौशल के माध्यम से वे समाज को संपन्न बनाने का संकल्प लेते हैं। यह प्रण करते हैं कि कोई भी भूखा, नंगा या आवासहीन न रहे। सबको रोटी, कपड़ा और मकान देने का भार इसी वर्ग पर है। तीसरा प्रश्न, समाज की गति और स्थिति से क्या अभिप्राय है? इनको बनाए रखने में शूद्र वर्ण किस प्रकार सहयोग देते हैं? अब देखो, समाज का निरंतर विकासशील होना गति कहलाता है। समाज का समृद्ध, सुंदर और विकसित रूप स्थिति कहलाता है। शूद्रों का काम सभी वर्णों की सेवा करना है। इनके बिना समाज के व्यवस्थित रूप की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः शूद्र वर्ण समाज की गति और स्थिति के लिए जिम्मेदार है। चौथा, क्षत्रियों के समाज में क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए, बताओ क्या है? हाँ, और बाहुओं का क्या काम है? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, 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 हाँ। तो क्षत्रियों को समाज में बाहुओं का स्थान प्राप्त है। बाहु शरीर की रक्षा करते हैं। समाज में शक्ति संपन्न ऐसे लोग जो अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थ के लिए न करके पूरे समाज के हित में करते हैं, वह क्षत्रिय है। समाज की सुरक्षा का दायित्व क्षत्रिय वर्ण पर ही है। शत्रुओं से वे समाज की रक्षा करते हैं। पांचवा प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो यह है, कर्मचारियों की प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी वर्ण व्यवस्था का आधुनिक रूप है। यह श्रेणियां जन्म के आधार पर नहीं अपितु गुण, कर्म, स्वभाव अर्थात मेरिट के आधार पर बनती है। तो कर्मचारियों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी वर्ण व्यवस्था का आधुनिक रूप है। उसके बाद छठा है, वर्ण और जन्मजात जाति में क्या अंतर है? तो उसका उत्तर है, अच्छा, गुण और कर्म के, छठा इस मेरे में है, पुरानी पुस्तक है। गुण और कर्म के आधार पर वर्ण का विभाजन होता है। जन्म से कोई भी व्यक्ति शूद्र ही होता है। उसका कर्म और व्यवहार उसके वर्ण को निश्चित करता है। जन्मजात जाति शूद्र होती है। कर्म तथा संस्कार से वर्ण निश्चित किया जाता है। तो ये मैं अभी आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भेज देती हूँ। आंसर मैंने लिखा हुआ है। तो ये हमारा पाठ जो यहाँ समाप्त हो गया।